नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। कि दोस्तों आप सभी को बताएं कि जूनियर शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो गया है। अब ऐसे में आपको चाहिए 50 नंबर जो कि आएंगे सामान्य अध्ययन के पार्ट से, और ये 50 नंबर ही आपका सिलेक्शन तय करने वाले हैं। अगर आपने सही तरीके से इन 50 नंबर को कवर कर लिया, जो लोग 40 प्लस इसमें से लेकर के आ जाते हैं, जो कि बड़ी आसानी से लाई जा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई बड़ा लेवल नहीं आने वाला है। करंट अफेयर के बारे में हमने आपको पहले बताया था कि आगामी समय के अंदर जो लगभग 7-8 महीने का करंट अफेयर होगा आपकी वैकेंसी के लिए पुराना, वो मैं आप सभी को दूंगा। साथ में सामान्य अध्ययन का फर्स्ट पार्ट आप सभी के सामने आ चुका है, जिसमें आपको डेली क्वेश्चंस मिलेंगे और इतने ज़्यादा हम क्वेश्चन कवर कर लेंगे कि आगामी वैकेंसी में जो 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब 50 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से जो आएंगे, उसको तो आप बड़ी आसानी से यहाँ से कर ही सकते हैं। तो ऐसे में वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चंस के बारे में कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं ये भी बताएं। लेवल अगर अप करना होगा तो वो भी किया जाएगा, लेकिन सच ये है कि जब तक आप सभी क्वेश्चंस को कवर नहीं कर लेते, लेवल को लेकर कहीं ना कहीं सरकार का कहना है कि यहाँ पे स्नातक तक का आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो इसी लेवल की आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। तो ज़्यादा इंतजार ना करवाते हुए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। वीडियो को लाइक और शेयर आप सभी ने कर दिया होगा, और 100% मैं आप सभी को कह रहा हूँ, अगर आपने इस रूटीन को फॉलो कर लिया तो आगामी 40 दिनों के बाद जब आपकी परीक्षा होगी तो सामान्य अध्ययन के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। जो 50 नंबर का पार्ट आप सभी के एग्जाम में पूछा जाएगा, बस रिक्वेस्ट आप सभी से इतनी है कि आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। रूटीन बनाकर एक वीडियो डेली आप सभी को दिया जाएगा, जरूरत पड़ने पर 4-4 वीडियो सामान्य अध्ययन के दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आयकर, कोऑपरेटिव कर, कृषि आयकर या उत्पाद शुल्क। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है। हाल ही में यूपीटीईटी का आयोजन हुआ था 19 के अंदर, अगर आप सभी ने दिया होगा, आप में से किसी ने भी दिया होगा, उसके अंदर भी इसके जैसा ही क्वेश्चन पूछा गया था जो कि सीमा शुल्क वगैरह को लेकर था। कितनों को याद है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है जो आप सभी से पूछा गया है। आप सभी को पता होना चाहिए, आयकर सरकार के राजस्व स्रोत में आता है, कोऑपरेटिव कर भी देखने के लिए मिलता है, और उत्पाद शुल्क भी आता है। लेकिन अगर नहीं आता है तो वो है कृषि आयकर, मतलब कृषि की आय पर कोई भी यहाँ पे जो टैक्स है वो नहीं लगता है। आप सभी जानते होंगे, और नहीं जानते तो आपको बता दिया गया है। तो ऐसे में क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है, दुग्ध, गेहूं, बाढ़ या फिर जल। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन के लिए ऑपरेशन फ्लड यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिला है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अब आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन फ्लड कब आरंभ हुआ था, कौन सी सन में हुआ था, तो 1970 आप सभी को याद रखना है। 1970 आप सभी से पूछा जा सकता है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम इतिहास जो कि आपका आने वाला है, भूगोल, साथ में आपके अगर पॉलिटी की बात करें, सारे पार्ट को कवर करके चलेंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जो आप सभी के लिए लाया गया है पूरी तैयारी के साथ देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूला करें। तो ऐसे में अगर आपको पूछा जाए ऑपरेशन फ्लड के प्रथम चरण के अंदर, द्वितीय चरण की हम बात करें, प्रथम चरण 1970 से 80 के बीच में देखने के लिए मिला था, और जो द्वितीय चरण देखने के लिए मिला था 81 से 85 के बीच में। तो ऐसे में आप सभी से पूछे जा सकते हैं। और थर्ड चरण की अगर हम बात करें 1985 से 96 तक देखने के लिए मिला था। ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है कि भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, भारत सरकार, वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो आप सभी को याद रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई को, जो कि बड़ा सिंपल है, आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, तो भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का जो पूरा अधिकार है वो सिर्फ आरबीआई के पास है। ऐसा नहीं कोई भी छाप करके अपने घर में उसको जारी करते है ना। तो ये तो बात हो जाती है ऑप्शन नंबर
थर्ड के बारे में। अगला क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। एक जानकारी और दे दूं, करंट अफेयर को लेकर अब तक बहुत सारे वीडियोस बनाए गए थे, लेकिन बीच में रुकने का जो कारण था वो आप सभी जानते हैं कि रोजगार के मुद्दे को लेकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा था। अब दूसरी तरफ छात्र कहने की धरना प्रदर्शन के अंदर थे और ये चीज़ें रोकनी पड़ी, लेकिन फिर शुरू कर दिया जाएगा। आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सामान्य अध्ययन का पूरा पार्ट चलेगा जिसमें करंट अफेयर भी आएगा, करंट अफेयर की अलग से क्लास भी चलेगी। इसके साथ साथ अगर आप लोग कहेंगे तो रीजनिंग को लेकर भी आपको बता दिया जाएगा, लेकिन रीजनिंग में ज़्यादा कुछ बड़ा पार्ट नहीं आने वाला, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो कवर कर लेंगे, है ना। तो भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था आप सभी को बताना है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है और इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो चार ऑप्शनों में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1950 में हुआ था। अगर ज़्यादा डिटेल में पूछ लिया जाए कि इसमें यहाँ पे तारीख भी आप सभी को दे दी जाए और महीना भी दे दिया जाए, तो याद रखना है 15 मार्च 1950 को यहाँ पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित द्वारा योजना की स्थापना की गई थी और योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो सारी जानकारी आप सभी को याद रखनी है 15 मार्च 1950 में। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आप सभी से पूछा गया है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, अगर हम बात करें संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, तो आप सभी को बताना है कमेंट करके। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से डिटेल में जाकर पूछ लिया जाए कि भाई कौन कौन से होते हैं तीन, तो आप सभी को याद रखना है। अच्छा, लागू कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीन प्रकार के आपातकाल स्थितियों को लागू कर सकते हैं। पहले की अगर बात करें, राष्ट्रीय आपातकाल देश में युद्ध, बाहरी आक्रमण, विद्रोह के कारण लागू किया जा सकता है। साथ ही इस घोषणा के बारे में न्यायपालिका में कोई दावा नहीं है। 1962 के अंदर चीन युद्ध और 1971 पाकिस्तान युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। ये भी आप सभी को याद रखना है, पूछा जा सकता है। और अगर नंबर 2 की हम बात करें तो राज्य में राष्ट्रपति शासन और तीसरे वित्तीय आपातकाल भी आप सभी को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, राइट आंसर आप सभी को बताना है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। तो ऐसे में आप सभी को कमेंट करके बताना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर इसमें से कोई नहीं। तो जो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप सभी देख पाए कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों की बैठक के लिए आमंत्रित करता है। तो ऐसे में आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, 1916, 1917, 1918 या फिर 1929। चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आप सभी को याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1917। ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी के अंदर 18 लिखा हुआ है। तो ऐसे में आप सभी को यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो किसके द्वारा की गई थी, गांधी जी के द्वारा की गई थी। एक जानकारी के लिए आप सभी को और बता दूं, कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। अगर आप सभी से ये पूछा जाए कि प्रशासनिक केंद्र अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना सन 1915 में हुई थी। साथ में अगर आप सभी से पूछा जाता है साबरमती नदी के किनारे जो किया गया था, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पाए, तो वो 1917 है, ठीक है। 1915 के अंदर 17 के अंदर डिफरेंस है। आप सभी को याद रखना है, कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मैं सारी कन्फ्यूजन दूर करके आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आप सभी को देखने के लिए मिला है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल लोकसभा के अंदर लाया जा सकता है।
तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है जिसे पारंपरिक रूप से विपक्ष द्वारा संसद में एक सरकार को हराने या कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है, या दुर्लभ उदाहरण के रूप में हम ये समझ सकते हैं कि तत्कालीन समर्थक द्वारा पेश किया जाता है जिसे सरकार में विश्वास नहीं होता। यह प्रस्ताव नए संसदीय मतदान या फिर अविश्वास मतदान के द्वारा पारित किया जाता है या फिर अस्वीकार किया जाता है। आप सभी को याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, केवल लोकसभा में। अगला क्वेश्चन आता है, मूलभूत अधिकारों की सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति अधिकार को हटाया गया है? तो चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं और राइट आंसर आप सभी को बताना है। मूलभूत अधिकारों की सूची में किस संविधान संशोधन को संपत्ति अधिकार को हटाया गया है? चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आप सभी को बताना है। आप सभी को बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपी टीईटी के अंदर। ठीक है, तो 44 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है क्योंकि यह क्वेश्चन एक बार पहले भी पूछा जा चुका है यूपी टीईटी के अंदर, इससे पहले कई भर्तियों के अंदर। तो संविधान के संशोधन की अगर बात करें 44 में आप सभी को याद रखना है, जो कि आप सभी को पता है। तो संविधान के बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए, है ना, जो कि अगर 44वें संशोधन के बारे में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि 44वां संशोधन कब किया गया, तो ये भी आप सभी को याद रखना है। 1978 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आप सभी को पता है कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? तो चार ऑप्शन आप सभी के सामने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अधिकांश चोल मंदिर जो किस देवी देवता को समर्पित हैं, तो आप सभी को ये बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, दुर्गा या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी को यहाँ पे याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो अधिकांश चोल मंदिर हैं वो शिव को समर्पित किए गए, तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं और भी कुछ मॉडिफाई करके आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको याद रखना है तो बता देता हूँ कि अधिकांश चोल मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं। 11 और 12वीं शताब्दी के दौरान चोलों की अगर हम बात करें, महान महान जीवित चोलों के मंदिरों को भगवान शिव को समर्पित किया गया। इसे 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित भी किया गया। ये भी आप सभी को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? चार ऑप्शन आप सभी को बताना है, राइट आंसर किया गया था पूछा गया। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? चार ऑप्शन आपके सामने, बम्बई, मद्रास, कोलकाता, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शनों में से इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी को बताना है और इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बम्बई के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में देखने के लिए मिला था। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये भी अगर आपको आगे मैं पूछूंगा तो याद रखना, WC बनर्जी इसका बिल्कुल राइट आंसर होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? चार ऑप्शन आप सभी के सामने और राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सोने के। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, मैं आपको बता ही देता हूँ कि गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन करवाया गया था, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के के लिए कुषाण काल प्रसिद्ध रहा। ये भी आप सभी को याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि शीशे के सिक्के के लिए कौन सा काल था, तो सतवाहनों के काल की विशेषता है, ये भी आप सभी को याद रखना है। इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। अच्छा, क्वेश्चन के साथ में डिटेल देनी चाहिए कि नहीं, आप सभी बताइए, क्योंकि आप लोग वैसे तो बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन मैं अपने एंड से अपना 100% देने की कोशिश है। बाकी आप लोग क्या कहेंगे वो आप बताइए। अगला क्वेश्चन होता है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? चार ऑप्शन आप सभी के सामने और राइट आंसर आप सभी को बताना है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आप सभी के सामने और राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बलि। बलि के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आप सभी से पूछ लिया जाता है
तो जो वैदिक युग के राजा अपनी जनता से कर को वसूलते थे उसे बलि कहते थे। बलि को संग्रहित यानी जमा हम कह सकते हैं, या फिर जमा करने वाले अधिकारी बागदुग या फिर बागदुग भी कहा जाता था। दुग और दुग मतलब गा गमला वाला, ठीक है। और ऐसे भी आप सभी को याद रखना है। तो बलि इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने आते हैं और राइट आंसर आप सभी को इसका बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करके बताइए इसका जो आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक भूमिगत जल क्रिया परिणाम पूछा गया था आप सभी से, तो इसके बारे में आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जब तक आप सभी कर दो वीडियो को लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चार गाय को पैम्पर्स कहा जाता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आप लोग कमेंट करके बताइए चारागाह को पैम्पर्स कहाँ कहा जाता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है और इसका जो राइट आंसर होगा वो तो आप सभी को पता होना चाहिए, दक्षिण अमेरिका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पैम्पर्स कहा जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के पास आता है कि महासागरों के जल वाले भाग में तटीय भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसको क्या कहते हैं? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। महासागर के जल वाले भाग में तटीय भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसको क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितने लोगों को आता है इसका कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। महाद्वीपीय सेल्फ इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि मुख्य भूभाग पड़ता है उसको कहा जाता है महाद्वीपीय सेल्फ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, अगर हम बात करें एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है। कुछ क्वेश्चन सिंपल भी रखे जाएंगे, कुछ थोड़े टफ रखे जाएंगे, सारे टफ रख लिए जाएंगे तो इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, है ना। तो हर तरह के क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे ही पूछे जाते हैं, चार बिल्कुल सिंपल होते हैं और तीन चार इतने टफ दे दिए जाते हैं, वही आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पवन की दिशा, बिल्कुल भी नहीं। पवन का वेग, दाब की प्रवणता या फिर पवन की गति। तो जो एनेमोमीटर होता है वो वेग नापने के लिए काम आता है, पवन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन क्या क्या किस कार्य के लिए आता है, तो आप सभी बता देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, मरियाना खाई कहाँ है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, अंध महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो चार ऑप्शनों में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। तो मरियाना खाई कहाँ पर आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, अभी तक आपने 20वें क्वेश्चन तक आप लोग आ चुके हैं और मैं डेली आपको 30 क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। आपने देखा होगा कि मैंने आपको पॉलिटी वाले क्वेश्चन पूछ लिए, भूगोल से संबंधित भी पूछ लिए, इतिहास के भी क्वेश्चन आ गए, कुछ करंट अफेयर भी आपको देखने के लिए मिले और साथ में सामान्य विज्ञान के भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इसको कहा जाता है सही तरीके से आपके सिलेबस को फॉलो करना। क्योंकि 20वें नंबर का आप सभी बताइए, कमेंट करके साथ में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा मस्तिष्क की कोशिकाएं, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, जो कि पुनर्योजी शक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ अगर बढ़े अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जो कि केमिस्ट्री से आता है। एक आलू कंद को दो भाग में काटा, इनमें से एक भाग के कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन का विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई। इस रंग को अगर हम बात करें किस रंग में परिवर्तन देखा जा सकता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन होगा, थोड़ा लेवल भी अप हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन एक दो पूछ लिए जाते हैं, पीएनबी के माध्यम से पेपर बनाए जाते हैं, तो वो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी डाल देते हैं। तो चार ऑप्शन आप सभी के सामने और राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो आलू के कंद के ऊपर यहाँ पे आयोडीन का विलयन अगर डाला जाएगा तो जो परिवर्तन होकर आपका जो रंग निकलेगा, भूरे से नीला आप सभी को काला देखने के लिए मिलेगा, भूरे से नीला और साथ में जो काला आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर लिखा हुआ है।
इसी के साथ आप सभी को याद रखना, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आप सभी को बताना है 2, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सॉरी सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 2 होते हैं वाल्व। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन हो जाता है कि अगर आपसे पार्ट्स पूछ लिए जाए या फिर कक्ष पूछ लिए जाए कि कितने कक्ष होते हैं, तो 4 आप सभी को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी से पूछा गया कि वाल्व कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, जिसके बारे में आप सभी को याद रखना है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, रोग प्रतिकारक को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा लिम्फोसाइट, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर लिखा हुआ है। रोग प्रतिकारक को उत्पन्न करने के लिए यह सेल है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत आप सभी को बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। तो डाइजेस्ट की अगर हम बात करें तो लाल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, लाल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपके घर में कभी गाय या भैंस आपने देखी होगी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो मुंह चलाते रहते हैं और वो कहीं ना कहीं अपने खाने को डाइजेस्ट करने का प्रयास करते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, माइकोप्लाज्मा जिस रोग को संबंध है वह निम्नलिखित में से किस अवयव को प्रभावित करता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने और राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो किसको करेगा, स्वास्थ्य संबंधी, उत्सर्जन संबंधी, प्रजनन, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा जिस रोग को यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा वो होगा स्वास्थ्य संबंधी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, कांच, तांबा, सीसा, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है, जो कि 26 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मा का विशिष्ट मान की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि देखने के लिए मिलेगा जल के अंदर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है, जो कि है, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, मुझे उम्मीद भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए, अगर आपसे गहराई नापने के लिए पूछा जाए तो कमेंट करके बताइए कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बताइए, अदरवाइज मैं तो आप सभी को बता ही दूंगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाला धातु कौन सी है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि विद्युत चालकता वाला अधिक कौन सा है, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, या शीशा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि चांदी है, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, जब वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने और राइट आंसर आप सभी को बताना है। देखो 5-5 क्वेश्चन आप सभी के पूछे जा सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि रेशियो बराबर करूं, सामान्य विज्ञान के 5 से 6 क्वेश्चन रखूं, जिससे कि अगर आपसे पूछ लिए जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर लें। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना तो बिल्कुल ना भूलें, और इसका आंसर आप सभी दे करके जाइए। तो 29 आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, द्रव उबलने लगता है। ठीक है, जब वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव उबलने लगता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है, जो कि 81। ठीक है, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से मुख्यतः जो पाया जाता है वो आप सभी को याद रखना है। आयोडीन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आयोडीन इसका बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि नमक के अंदर भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है। तो ऐसे में ये हो जाते हैं आज के 30 क्वेश्चंस, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिले सामान्य अध्ययन के पार्ट से। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डेली अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो 100% मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि एक सीट तो आपकी पक्की है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।